बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, फ़खैर रागले, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हफ्ते का पहला दिन है, तो एनर्जी भी जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा होगी हम सब में, क्योंकि 2 दिन की बल्कि 3 दिन की अब तो छुट्टी होना शुरू हो गई है। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद लोग जब ऑफिस जाते हैं तो या तो सुस्त होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम तो बहुत एक्टिव हैं, तो चलें हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अब ख़बरें इतनी तेज़ी से तब्दील होती हैं कि एक दिन भी पूरा गुजरता नहीं है और ऐसी ऐसी नई खबरें सामने आ जाती हैं कि आपकी अकल हैरान हो जाती है कि दुनिया कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, दुनिया में कितनी तेज़ी से नई नई खबरें पैदा हो रही हैं। तो हम भी अपने प्रोग्राम में कुछ इसी हफ्ते के, जो कि पिछले हफ्ते के एंड के बाद और नए हफ्ते के शुरू में जो खबरें आई हैं, आपसे शेयर करने लगे हैं। तो जनाब, कुछ हैरत अंगेज़ खबरें हैं, कुछ दिलचस्प खबरें हैं और कुछ तशवीशनाक खबरें भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पिम्स अस्पताल में एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया है। मामला क्या है, ज्यादती के मुल्क में बढ़ते वाकयात और उस पर तशवीश हर तबके की जानिब से जाहिर की जा रही है, लेकिन इक़दामात अब क्या किए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसराइल ने किया ईरान पर हमले का ऐलान। काफ़ी तशवीशनाक की सूरत हाल है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और कराची को अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, ये किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से। इस पर अफसोस का इजहार भी किया गया है और ये कहा गया है कि हम कराची को 14 साल में अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके। इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, जुनैद सफदर पहुंचे थे मानसहरा, उनकी शादी का सीज़न चल रहा है, सीज़न ही कहेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से उनके जो फंक्शंस थे वो शुरू हो चुके हैं। तो जुनैद सफदर मानसहरा गए अपने वालिद के आबाई शहर और वहाँ उन्होंने जो वहाँ के मुकामी हजाम थे वहाँ से कटिंग करवाई जाकर। तो जाहिर सी बात है, छोटे शहर में एकदम से कोई बड़ी एक्टिविटी हो जाए तो वो खबरों की जीनत बन जाती है। ये फुटेज भी आप देख रहे होंगे कि जुनैद सफदर यहाँ पर मुकामी हजाम की दुकान पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने बालों का थोड़ा सी तराश खराश कराई थी। तो हमारे साथ हजाम नदीम अहमद मौजूद हैं जिन्होंने जुनैद सफदर की कटिंग की थी। नदीम, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा नदीम, कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो ये बताएं कि जुनैद सफदर आपकी हजाम की दुकान पर आए, वहां पर उन्होंने आपसे कटिंग कराई, महसूसात कैसे थे आपके? महसूसात बस मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था तो थोड़ी देर के बाद 2-4 गाड़ियां आके खड़ी हुई, तो मैंने कहा कि क्या हो गया भाई? कह रहे हैं भाई वो कैप्टन साहब आए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं काम ही कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद दुकान के अंदर आके कैप्टन साहब भी आ गए और जनाब जुनैद साहब भी आ गए। बिल्कुल, तो जुनैद सफदर भी आ गए जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई कटिंग करनी है, इस्लाम दुआ मैंने पहले की, फिर मैंने वो कस्टमर जो बैठा हुआ था उसको मैंने उठाया, काम उसका मुकम्मल करके फिर इनको बैठाया तो उनकी कटिंग वटिंग की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके यार की। अच्छा, जाहिर सी बात है कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं उनका आबाई शहर है मानसहरा। कभी उनकी फैमिली में से किसी ने या उन्होंने खुद भी कभी यहाँ से आपके दुकान से बाल कटवाए हैं, कटिंग करवाई है? नहीं, ये मुझसे तो खैर पहली दफा कैप्टन साहब, 1-2 दफा पहले भी मिल चुका हूँ इनसे। तो मेरे वालिद साहब थे उनके, वो कभी कभार मतलब पहले शुरू में इनके कभी कभार जैसे कैप्टन साहब आते थे दौरे पे तो उनसे गपशप भी होती थी और कभी कभार उनके पास। अच्छा नदीम, पहले से आपको पता था कि इस तरह कैप्टन सफदर उनके बेटे आएंगे, या आपको पता था उनकी शादी का चल रहा है तो अपने शहर आए हुए हैं और आपकी दुकान पे आएंगे और यहाँ से कटिंग करवाएंगे? पहले से कुछ पता था आपको? नहीं, मुझे पहले से कुछ मालूम नहीं था। अच्छा, पहले से मालूम नहीं था, ये अचानक ही आपकी दुकान पर सब वो आए और आप हैरान परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नर्वस हो गया था। मैंने कहा कि ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत मेरी दुकान में आई। जाहिर सी बात है, नर्वस हो जाते हैं हम भी कि अगर हम बड़ी शख्सियत आ जाए मिलने के लिए तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने जुनैद की कटिंग की तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया कि नहीं कटिंग अच्छी नहीं की या आलात अच्छे साफ सुथरे इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे का कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, आलात जो हमारे पास जो औजार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे होते हैं। तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, कटिंग उन्होंने करवाई है मुझसे, कोई शिकायत नहीं की उन्होंने।
अच्छा, तो हम वीडियो देख रहे थे तो जो कैप्टन सफदर हैं वो भी कोई हिदायत दे रहे थे आपको कि ऐसे कटिंग करें, यहाँ से काटें, वो क्या कह रहे थे, किस तरह की कटिंग वो करवाना चाह रहे थे? बस वो कह रहे थे कि ज्यादा छोटे ना हो बाल, ताकि अच्छा। शादी इनकी ज्यादा छोटे हो गए तो फिर बाल वैसे ही बुरे लगते हैं शादी के मौके पर। ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, ड्रेसिंग ठीक अच्छी है। होनी चाहिए। अच्छा, तो जब वो लोग आए आपकी दुकान पे एकदम से रौनक लग गई, आप भी ज़ाहिर है बड़े खुश थे कि आपकी दुकान पे मतलब इतनी बड़ी शख्सियत आ गए, तो आसपास के लोगों का रश लग गया होगा, वहाँ पे माहौल कैसा हो गया? एकदम से रश लग गया, लोग कह रहे होंगे कि हम भी अंदर देखने जाएं क्या हो रहा है। जी ऐसा ही था कुछ। जैसे वो अंदर आए दुकान के अंदर तो उनके पास वैसे भी दो चार गाड़ियां अपनी थी, तो लोग भी अच्छा। काफी उनके साथ थे। तो रश तो वैसे ही भीड़, जब इतनी बड़ी शख्सियत है, खैर हमारे खुद गांव के हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, तो तो रश तो वैसे ही उनको देख के भीड़ लग जाती है। हाँ, ऐसा ही है नदीम, लेकिन अब आपकी दुकान भी मशहूर हो गई होगी क्योंकि वीडियो तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। तो अब आपकी दुकान जब मशहूर हो गई जी है तो पहले से ज्यादा ग्राहक आते हैं या उसी तरह ही चल रहा है? बस अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मेरी दुकानदारी सेट थी, ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा। गुजारा चल रहा था। तो कल का दिन गुजरा, कल सारे यार दोस्त आए मुझसे मिलने के लिए, सब ने अच्छा। बड़ा अच्छा एपिसोड दिया है कि यार। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो नदीम यार आपने दोस्त भी जुनेद बहुत। सफदर की कटिंग के कितने पैसे लिए ये बताएं हमें सबसे पहले। वैसे तो मैं नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारे हम इनके खिदमतगार है पुराने, क्योंकि गांव माहौल के अंदर, देहात के अंदर ये सिस्टम है ना। हमारा अबू भी मेरा ये काम करते थे, दादा भी ये काम करते थे, अच्छा। अब मैं भी ये काम करता हूँ। तो मैं तो इनको एक मेहमान समझ के मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ, फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। अच्छा, कितने पैसे मिले नदीम जी बताएंगे जी। हमें? हाँ क्यों नहीं बताऊंगा आपको, 2,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए। अच्छा, जबरदस्त। चले, ये तो इनाम और के तौर मैंने पे ही 1,000 रुपये आपको मिले ना। इनको, जी जी बिल्कुल, 2,000 रुपये 1,000 रुपये मैंने इनको वापस दिए। मैंने कहा ये हमारी तरफ से मुबारकी होती है शादी में, जिसे दुल्हन को देते हैं दूल्हे को देते हैं ना। अच्छा, ऐसा होता है नदीम कि जब कोई एक बड़ी शख्सियत कोई कटिंग करवाती है किसी लोकल मतलब हजाम से या किसी सैलून से, तो उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा हमारा भी उसकी तरह का स्टाइल बना दो। अब जुनेद ने तो आपसे ज़्यादा कटिंग नहीं करवाई, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई, तो लोगों ने कहा कि हमारे जुनेद जैसे बाल बना दो। हाँ तो जुनैद जैसे बाल कटवाएंगे तो फिर तीसरे दिन आके चौथे दिन आके फिर बैठेंगे। अच्छा, तो अच्छा नदीम, फिर आपने अब क्या जी अपने जो रेट्स हैं कटिंग के वो बढ़ा दिए या वही रखे हुए हैं? नहीं, रेट्स हमारे वही हैं, रेट्स अच्छा, हमने नहीं रेट्स बढ़ाए। वही हैं। अच्छा, मतलब आपका मतलब बड़ी जी शख्सियत आए जाएं लेकिन रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि रेट्स पे कंप्रोमाइज नहीं करते, अच्छा। क्योंकि गांव देहात का माहौल है। हम्म। तो माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इनका। चलें, रिस्पांस बहुत अच्छा आया है लोगों की तरफ से, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, आप हमारे साथ थे। और जुनेद सफदर की शादी का इस वक्त सीज़न चल रहा है तो वो मानसहरा गए, उन्होंने नदीम से कटिंग करवाई। तो एक और स्टोरी थोड़ी अफसोसनाक है, मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था, उस हवाले से बात करना चाह रही थी कि इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया है। पिम्स अस्पताल में 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया है। ये वाक़या हुआ क्या है, अभी मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से हमारी रिपोर्टर आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। आयशा, क्या मामला पेश आया है अभी तक इंतजामिया की जानिब से, इस पर क्या बताया गया है? सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सामने आ चुकी होगी। बिल्कुल। देखिए आयशा, बहुत अफसोसनाक वाकया ये पेश आया जिसमें 13 साला अरीबा अरशद जो थी वो पिम्स अस्पताल में अपनी वालदा सुमेरा बीबी और नाना अब्दुल कयूम के साथ उनके इलाज के लिए आई थी। इसी दौरान उस बच्ची को एक अनजान आदमी ने बहला फुसला कर सिर्फ ये कहा कि आपकी यहाँ पर इमदाद की जाएगी, आपकी दाद रसी की जाएगी, आपको काफी वक्त गुजर चुका है, आपके इलाज को अभी तक डॉक्टर्स ने आपको देखा नहीं है, इसी हवाले से आपको जाकर चेक हम खुद करवाते हैं। तो चूंकि बच्ची जो थी वो बहुत कम उम्र थी, 13 साला बच्ची थी जिसके साथ मुबैना ज्यादती की गई है,
उस बच्ची को बातों में बहलाकर डॉक्टर्स के रूम तक ले जाया गया, उसके नाना का चेकअप करवाया गया। वालदा का चेकअप करवाने के बाद बच्ची को ये कहा गया कि आप हमारे साथ बाहर आइए, हम आपकी इमदाद करेंगे, और बाहर कोई जो दूसरे शख्स हैं वो उनको पैसे देने के लिए आए हैं। क्योंकि बच्ची का ताल्लुक जो था वो इस्लामाबाद का एक जो इलाका है समझानी, वहां से था, और काफी ये गरीब घराने से ये लोग ताल्लुक रखते थे, जिस पर इमदाद का सुनकर बच्ची उस शख्स के साथ गई और जाकर उसे ये कहा गया कि गाड़ी में बैठा जाए। बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर पिम्स अस्पताल के बिल्कुल साथ ही एक बिल्डिंग थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, वहां पर गाड़ी रोकी गई और बच्ची के साथ वहां पर ज्यादती की गई। चूंकि आयशा, जिस तरह बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, इससे कबल भी 4 माह पहले ही पिम्स अस्पताल की पार्किंग में भी एक ऐसा वाकया पेश आया था जहां पर एक लड़की को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया था। उसके बाद FIR भी दर्ज की गई थी, पिम्स इंतजामिया से इस हवाले से बात की गई थी, तो उन्होंने यही मौकफ अपनाया था कि पिम्स अस्पताल की पार्किंग में ये मामला हुआ है, हमें इस हवाले से बिल्कुल पता नहीं है। दूसरी जानिब ये जो मुल्जिम है इसको गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की गई 13 साल बच्ची के साथ जिसने ज्यादती की थी, जिसकी CCTV फुटेजेस जो हैं, CCTV फुटेजेस की मदद से उसको गिरफ्तार किया गया कि किस तरह से इस मुल्जिम ने 13 साल बच्ची को बहलाया, बहाने से। आयशा, जिस शख्स को अब ये गिरफ्तार किया गया है ये कंफर्म हो चुका है ये वही शख्स है, और वो क्या पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन में से है? देखिए आयशा, जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया गया है उसकी शनाख्त कुछ इस तरह हुई है कि जब CCTV फुटेजेस निकाली गई, बच्ची को दिखाया गया, तो बच्ची ने उस चीज को तस्लीम किया और कहा कि ये वही शख्स है। ना सिर्फ एक शख्स था बल्कि गाड़ी में दूसरा शख्स भी बैठा था जिसको पैसों का बच्ची को कहा गया था कि ये शख्स उस बच्ची को पैसे देगा। तो बच्ची ने खुद भी इस चीज को तस्लीम किया है कि ये जो शख्स है ये वही है जो बच्ची को पिम्स अस्पताल के गेट से लेकर तस्दीक क्या हुई है बच्ची के साथ? वो एक शख्स ने ही ज्यादती की है या 2 लोगों की तस्दीक हुई है? बिल्कुल, देखिए आयशा, ये जो शख्स था मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, तहकीकात का अमल भी जारी है, लेकिन बच्ची की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो शख्स उसको लेकर गया था, CCTV जो फुटेजेस जो हैं वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, उसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि जिस शख्स ने बच्ची को साथ मुबैना ज्यादती की है उसने सफेद कलर का मास्क लगा रखा है और पिम्स के गेट के इर्द गिर्द वो जो है बच्ची के और उसकी फैमिली के इर्द गिर्द काफी देर तक घूमता रहा। CCTV फुटेजेस में ये तमाम चीजें जो थी वो वाजिया देखी गई, जिसके बाद बच्ची से तस्दीक की गई तो बच्ची ने उसी शख्स को जो है वो करार दिया कि यही वो शख्स है जो इसको पैसों की लालच देकर यहाँ से बाहर लेकर गया था। मास्क लगाया हुआ था उस शख्स ने, तो फिर बच्ची ने कैसे पहचाना? क्योंकि उसने, आपने बताया कि CCTV कैमरे की जो फुटेज सामने आई है उसमें उस शख्स ने मास्क ही लगाया हुआ है, बच्ची ने कैसे पहचाना है उस शख्स को? देखिए आयशा, क्योंकि ये बच्ची और उसके वालिद जो थे उनके मुताबिक, और जो वालदा है सुमेरा बीबी, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये शख्स तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उसी ड्यूरेशन में जब वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आए हुए थे, ये शख्स मुस्तकिल उनके साथ रहा। अच्छा, मतलब मुस्तकिल उनके साथ रहा मदद के बहाने, और मदद के बहाने ही वो बच्ची को वहां से बहला फुसला के ले गया। बिल्कुल ऐसा ही है आयशा। और ये उसके जो नाना थे अब्दुल कयूम, उनको जाकर उन्होंने ऑर्थो की वार्ड में चेक भी करवाया। इस मंडी बहाउद्दीन का जो रिहायशी मुल्जिम जिसको गिरफ्तार पुलिस की जानिब से किया गया है, इसने जाकर बच्ची के नाना को चेक करवाया। उसके बाद बच्ची और उसकी माँ को अस्पताल में एंगेज करने के बाद बच्ची को इसने बहलाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और पिम्स अस्पताल के पास, मतलब वो बहुत देर से ताक में था और उसने पहले बच्ची की माँ और उसके नाना दोनों को कहीं ना कहीं प्रूफ किया, उसके बाद वो बच्ची को वहां से बहला फुसला के निकल गया। तो ये एक पैगाम है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, चाहे वो अस्पताल है चाहे कोई भी जगह है, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, उनको अपने साथ साथ रखें। और ख़ास तौर पर ऐसे किसी अनजान शख्स पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करें जो आपकी मदद के बहाने आपके साथ इस तरह आपकी इज्जतों को लुटाने का बाइस बने। तो आपके लिए ये एक पैगाम भी है, उन तमाम वालिदैन के लिए भी। तो एक ब्रेक का भी टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। तशवीशनाक खबर है कि इसराइल ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है और इसी सिलसिले में इसराइली वजीर दिफा ने मजीद बताया है कि अमरीका के साथ होने वाली मुलाकात में ये बता दिया है कि इसराइली फौज को तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है और 7 तारीख को ईरान पर हमला किया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि उन्होंने अमरीका पर जोर दिया है कि वो ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाए, मजीद पाबंदियां बढ़ाए और इसराइल के सीनियर दिफाई एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि गैंटिस ने अमरीकी वजीर दिफा और वजीर खारजा को ईरान पर हमले की तारीख से आगाह कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान ने भी किसी भी जारहियत का जवाब देने के आज़म का इजहार किया है। ये हमला खित्ते पर क्या असरात डालेगा पाकिस्तान, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ है, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तशवीशनाक खबर है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और एडिटर अल अरबिया न्यूज़ हैं मंसूर जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मंसूर जाफर साहब, इस खबर को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या ये इसको हम प्रेशर कह सकते हैं, ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या वाकई इसराइल इस सिलसिले में कोई तैयारियां कर रहा है? मैं समझता हूँ जी कि ये इस वक्त जो ईरान की तरफ इसराइल की जो धमकी ईरान के लिए आई है, इसका जो बुनियादी मकसद है, आपको याद होगा कि इस वक्त ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मुज़ाकरात जारी हैं, खासतौर पे जो अमेरिका और 5 जौहरी ताकतों ने 2015 में एक माहिदा किया था जिसके तहत ईरान जो है उसे एक रिलीफ मिली थी। तो उस माहिदे के हवाले से मशरक़ वस्ता के कुछ मुल्कों, खासतौर पे जो GCC कंट्रीज हैं, उनका एक कंसर्न है ईरान के खासतौर पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसी तरीके से उसकी जो तौसीह पसंदाना अज़ाइम है जिसके तहत वो इस वक्त शाम में और यमन में जो है इस नौयत की एक्टिविटीज कर रहा है कि जिससे खित्ते के ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती को जो है वो खतरात हैं। तो ये उस दबाव को बढ़ाने की एक कोशिश तो लगती है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस नौयत के दफाई फैसले और खासतौर पर स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो कभी ऐलान करके नहीं किए जाते, वो हमेशा से दुश्मन को अचानक से अटैक किया जाता है और खासतौर पे जो तारीफ देने की बात है। और अगर आप इस वक्त खित्ते की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन और खासतौर पे जो डिप्लोमेसी जारी है उसको अगर आप देखें तो ये एक इसराइल की तरफ से दीवाने की बढ़ तो लगती है, लेकिन कोई इसका हकीकत हाल से ताल्लुक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से GCC कंट्रीज इस वक्त एक इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और खासतौर पे खुद ईरान के सऊदी अरब और ईरान के इराक के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में UAE के जो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया है, जो माजी में उनके लिए एक शजरे ममनुआ था और बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो यकीनन ये वो पेशरफ्त है कि जिसके तहत आपको याद होगा कि इसी साल मई में इसी नौयत की एक एक्टिविटी शेख जर्राह में बैतुल मक़दस के इलाके में इसराइल ने एक एग्रेशन वहां की थी और उसका फॉल आउट ये हुआ था कि एक ऑल आउट वार में इसराइल खुद घिर गया था और उसके बाद उसका वो पीस प्रोसेस और खासतौर पे खित्ते के अरब ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने का जो अमल है वो खटाई में पड़ गया था। मैं नहीं समझता कि अगर इसराइल का एजेंडा खित्ते में अरब मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात को बढ़ाना है तो इस वक्त वो जंग का जो तबल बजाकर और खासतौर पे वो भी ईरान जैसे मुल्क के खिलाफ जिसके यकीनन खित्ते में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं और उसने जिस अंदाज से शाम, लबनान और यमन के अंदर अपनी पॉकेट्स बना रखी हैं, तो वो बहुत टफ टाइम दे सकता है इसराइल के, खासतौर पे इस हमले की सूरत में इसराइल को। और आपको याद होगा कि माजी में इसी नौयत की एक्टिविटी उर्दन के साथ उन्होंने की थी। जी बिल्कुल। उर्दन के जो मतवल्ली हैं, जो बादशाह हैं, उनको मस्जिद अक्सा का दौरा करने से रोका था। तो उर्दन ने सिर्फ अपनी एयर स्पेस बंद की थी। तो उन दिनों उस वक्त के वजीर आजम जो है जो इससे पहले वजीर आजम थे नेतन्याहू, उन्होंने UAE का दौरा करना था, लेकिन वो दौरा इसलिए नहीं कर सके तो उर्दन ने अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया था और वो यमन से फ्लाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे हुसी सरगर्मियां जो हैं और खासतौर पर उनके बारूद से लदे ड्रोन जो हैं वो तो सऊदी अरब को अटैक कर रहे थे, तो उनका तैयारा उसकी जद में आ सकता था। तो ये सूरत हाल है कि जिसमें इस वक्त ये जो ऐलान है खासतौर पे, और इस वक्त जो वहाँ पे इसराइल के अंदर हुकूमत है वो इंतहाई कमजोर हुकूमत है और वो जिसे कहना चाहिए ना बारियां लगा करके कुछ अर्सा तो अभी बेनी गेट्स जो है वो करेंगे। अब नफ्ताली खुद इस वक्त UAE के अंदर है, जो अभी उनके इसराइली वज़ीर आज़म हैं वो दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में जंग के जो ऐलानात हैं मैं समझता हूँ वो दबाव बढ़ाने की कोशिश तो जरूर है, क्योंकि खित्ते में इस वक्त अगर ईरान किसी को चैलेंज अपने लिए महसूस करता है या अपनी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज महसूस करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ
इसराइल की फौजी ताकत है, इसराइल का मिलिट्री माइट है। तो मंसूर साहब, अगर इसराइल ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता भी है, यानी कि अभी तो आप कह रहे हैं ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो सिर्फ जो दबाव है वो सिर्फ इसराइल पर, तो वो सिर्फ ईरान पर तो नहीं है, उसके साथ जितने भी खित्ते के मुल्क हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या और मुल्क हैं, उन सब पर एक तरह से ये दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट इन तमाम मुल्कों को अपने दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, जिन लोगों को दबाव में लाने की आप बात कर रहे हैं वो तो पहले ही इसराइल के आगे घुटने टेक चुके हैं। सही। मेरी मुराद जीसीसी कंट्रीज और कुछ अरब ममालिक और खासतौर पर भी अफ्रीका में जो इसराइल को नए दोस्त मिले हैं, तो इसलिए उन्हें उन तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। उनके साथ तो उनके तालमेल सफारती एलानियां भी हैं और खुफिया मेल मुलाकातें भी जारी हैं। उनको अगर कोई खतरा हो सकता है खित्ते में तो यकीनन, यानी अगर ईरान के बाद अगर किसी को इमीडिएट खतरा है तो वो पाकिस्तान को है, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस पर माजी में भी इसराइल की तरफ से कई ऐसी सबोटाज एक्टिविटीज जो है वो नाकाम बनाई जाती रही हैं। और हर तकरीबन अहम मौके पे, खासतौर पे जब भी हमारी मशरकी सरहद पे भारत जो है वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता है फौजी, तो हमें इस नौयत की मीडिया के जरिए इतलात मिलती है कि जिसमें पता चलता है कि कुछ तैयारे जो है वो कोहूटा की तरफ फ्लाई करते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। और खासतौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से जो क़याम अमन की कोशिशें कर रहा है, जी बिल्कुल। अभी 18 दिसंबर को जो OIC का एक सरबराही इजलास बुलवाया गया है उसमें खुद रूस से लेके अमेरिका UN तक शरीक हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। अच्छा, आपसे मुख्तसरन जानना चाहूंगी मंसूर साहब, क्योंकि वक्त भी कम है, कि अगर इसराइल ऐसी कोई कोशिश करता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और क्या रूस जो कि पहले इत्तेहादी था ईरान का, वो इस सिलसिले में ईरान की मदद करेगा? क्या इनके आपस में ताल्लुकात अब ऐसे हैं? अगर रूस उनकी मदद को नहीं भी आता तो इस वक्त आपको पता है कि ईरान ने अपने जो मिलिट्री मसल्स जो हैं वो शाम के अंदर भी दिखाए हैं, यमन के अंदर भी दिखाए हैं। और आपको याद होगा इसी साल के आगाज में ईरान की तरफ से खासतौर पे जब उनके, बल्कि पिछले साल जब उनके कासिम सुलेमानी जो अल-कुद्स ब्रिगेड के और पाकिस्तानी इनकलाब के मिलिट्री लीडर थे, उनको जब इराक में कत्ल किया गया एक अमरीकी ड्रोन हमले में, तो उसके बाद इसी ईरान ने जो है इराक पर खासतौर पे अमेरिका की उन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया था कि जहां से लग रहा था कि वो ड्रोन उड़ाए गए थे। और उस वक्त जो कशीदा सूरत हाल पैदा हुई थी वो मैं समझता हूँ इसराइल की और खासतौर पे ईरान के जो दीगर वहाँ मनफी या मजबूत रजाएं रखने वाले ममालिक हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफी। ठीक है, यानी कि उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से गहरी नजर है, यकीनन जो आलमी मीडिया है उसकी बहुत नजर है, और इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची को पाकिस्तान का मुआशी हब कहा जाता है, और अगर वहाँ की सूरत हाल देखें तो वहाँ के हालात दिन ब दिन जिस तरह ख़राब हो रहे हैं उस पर हैरत होती है, क्योंकि कराची वो शहर है जो कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। और होना ये चाहिए था कि इतने बड़े शहर को जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, वहाँ पर सहूलियत ज़्यादा होती, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बिज़नेस करने की फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी मामला है, कराची को इस चीज़ की तरफ लेके आना चाहिए था। लेकिन हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखते हैं। अब तो जनाब जो सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हम कराची को 14 साल में कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं दे सके, इस पर अफसोस है। यानी कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि कराची में पिछले कई सालों से हुकूमत कर रही है, वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि उनकी जानिब से कराची को कोई भी बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं दिया गया। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। कुमैल साहब, इस बयान से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कराची को अब तक क्यों कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया गया? ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची की आवाम अब भी इस चीज़ की तरफ, हुकूमत की तरफ देखती है कि कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा प्रॉपर ज़रिया हो, क्योंकि बड़ा मुआशी हब है, बड़े कारोबार वहाँ पर हैं, कि लोगों को आसानी हो, लेकिन लोगों को तो कोई आसानी नहीं मिली। देखें जी,
बिल्कुल जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मंसूबा कराची के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और हम इस पे बार बार ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं टू द फेडरल गवर्नमेंट्स कि ये होने चाहिए। और लेकिन जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का पार्ट है, जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की वो चीज़ें हैं, उस पे हमने बार बार, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी ये बार बार सवाल किया जाता है, बार बार ये हम बताते हैं, लेकिन उसमें हम ये कभी नहीं कह रहे कि हमारी उसमें थोड़ी बहुत जो है वो नहीं है। हम उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत हमारा एक, हम अपने आप को उसमें कसूरवार, कोताही नहीं कसूरवार समझ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अभी भी पहले आपको मैं वो बता दूं कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो मार्च से पहले टर्किश गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें टर्किश कौंसल जनरल भी था, पाकिस्तानी कौंसल जनरल भी था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अवैस कादिर शाह साहब ने, जिसमें 8 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए। और जनवरी के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक बसेस आ रही हैं 50, और ये टोटल बसेस हैं 250 बसेस, जो भी हमारा टर्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो आप देखेंगे कि कराची के रोडों पे रवा दवा होगा। इसी तरह जो ऑरेंज लाइन बस सर्विस है, उसके भी आपने देखा होगा कि असद उमर साहब ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से ऑरेंज बस लाइन जो है वो रुका हुआ है। और उसी के जवाब पे हमारी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर हाउस और फ्रॉम द मिनिस्टर्स ट्विटर और फ्रॉम हमारी तरफ से वो दिखाया गया कि जो सिंध गवर्नमेंट का चेक है वो 50-60 करोड़ रुपए का चेक फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, और आज नहीं, कोई 2-3 महीने पहले दिया गया है जी। तो और वो टीवी पे या अपनी स्पीचेस में कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब रही बात कि लेट क्यों हुआ है, इतना ज्यादा बाद में क्यों आ गया है, उसमें 2 वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजूहात कि जो हमारे पास डॉलर की फ्लक्चुएशन है बढ़ने की, कि कोई भी आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डॉलर्स में करते हैं, और विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आपका डॉलर ऊपर चला जाता है। तो फिर वो सारी जो उनके सारे होते हैं मेजरमेंट्स, या उस वक्त जो भी उस पे जो भी वो पर्क्स बनाते हैं या जो भी चीजें होती हैं, वो उनका सारा ऊपर नीचे सारा हो जाता है। अगेन फिर वो एग्रीमेंट की जगह हमसे MOU करते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन MOU एंड एग्रीमेंट इज दैट कि इफ यू डू एग्रीमेंट एंड देन इफ यू आर कैंसिलिंग इट, तो उन पे हम पेनल्टी डाल सकते हैं, उन पे हम उसमें एवजे में कुछ ज्यादा चीजें ले सकते हैं। MOU वो कैंसिल करते रहते हैं। यही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने पहले, आपको याद होगा, ब्राउन लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन और कोई 7-8 किस्म की लाइनों के MOU दस्तखत किए थे। मतलब तमाम तो फिर वो नहीं हो पाए, ऐलान कर दिया, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, फिर क्योंकि ये इसमें बड़ा पार्ट फेडरल गवर्नमेंट का होता है। जैसे लाहौर में आप मेट्रो देख रही हैं, बस सर्विस देख रही हैं, तो उस वक्त भी ये मियां नवाज शरीफ साहब ये वो बस सर्विस कराची के लिए लेके आ सकते थे, क्योंकि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है। तो वो उस वक्त भी वो कराची को नहीं दिया गया, वो लाहौर को दिया गया। और अभी भी ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है, इसको भी बड़ा ही ताखीर किया गया। लेकिन फिर अब चलो देर आए, हम कह रहे हैं आ ही गए, ये भी बेहतर है, लेकिन उसमें भी अभी 30% काम रहता है। आप ये भी तो देखें, हम 21वीं सदी में हैं। हम लोगों ने दूसरे मुल्कों में, बड़े मुल्कों में 20वीं सदी में देखा कि उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पाकिस्तान में तब ऐसा था जो कि शायद आज भी नहीं है। 21वीं सदी में भी 2021 खत्म होने को आ गया और पाकिस्तान में अब तक वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है जो कि उन्होंने 20वीं सदी में बना लिया था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सूबों की कोताही तो होती है ना, क्योंकि जो नासिर हुसैन शाह का स्टेटमेंट आया वो बहरहाल हम उसको कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हुकूमत कर रही है। नहीं मैम, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि इस सारी वजूहात का मैंने यही बताया, और वो मैंने डिले वाला जो बात है वो पहले ही मैंने मान ली। और जो नासिर हुसैन शाह साहब ने ये बयान दिया होगा, उसके पीछे या उसके आगे उन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी बताई होगी, तो वो भी बयान अगर आप बताते हैं कि क्यों उन्होंने डिले का कहा है, या ये वाली थी, हमने उसको बयान कर दिया है।
जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उस स्टोरी के आगे या पीछे उन्होंने जरूर अपनी पूरी वो बताई होगी, लेकिन मैंने भी स्टार्टिंग में ये कहा, लेकिन उसमें हमारे बहुत ज्यादा दूसरे, क्योंकि देखें सिंध गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम है और फिर हर बार फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कटौतियां होती हैं, आप समझ रही हैं मैम? तो वो जो कटौती, उसका भी हम एहतजाज बार बार रिकॉर्ड करवाते हैं। अब हेल्थ सिस्टम हमने अच्छा किया हुआ है, एजुकेशन पे हम बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत ही आपने पहले और अब में अगर आप देखेंगे, जिस तरह आपके ये मॉर्निंग शोज होते हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ये मॉर्निंग शोज अब प्रोड्यूसर साहब से कह के बारी बारी सखर और सिंध और पंजाब और KPK और बलूचिस्तान के शहरों पे करें कि उनके दिखाए जाएं कि पहले क्या काम होते थे और अब क्या काम है, तो वो ज्यादा एक पब्लिक को पता भी लगेगा। कराची में जो पहले बीचेस पे काम नहीं था और अब बीच पे क्या क्या काम हो रहा है, क्लिफ्टन वाली साइड पे बहुत सारी, जैसे अब मनोड़ा हमने बीच बना दिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मजीद काम होना चाहिए। वही बार बार बात आ रही है कि जो टाइम मिला है उस पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, पर जो काम किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की भी गलती हम मानते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की भी बीच में गलती है, लेकिन यहाँ तो ट्राम थी वो भी बंद कर दी गई। अब कब्जा माफिया सिंध में जगह जगह है, खासतौर पे कराची में जगह जगह है। यहाँ पे अगर कोई इस तरह का मंसूबा शुरू किया भी जाए तो किस तरह करें? कब्जा माफिया से आप जगह कैसे छुड़वाएंगे? देखें, कब्जे माफिया जो हैं, अभी तो जो ग्रीन लाइन पे कब्जा किया गया था उस पे तो तकरीबन 70 to 80% खाली करवाया गया है विद हेल्प ऑफ। अब प्रॉब्लम देखें, व्हेन यू आर द गवर्नमेंट मैम, तो आप प्रॉब्लम्स इतने होते हैं वो आपको थोड़े से, क्योंकि किसी से या तो आपके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो फिर आप उसको घर वापस दें, कहीं और बना के दें, गवर्नमेंट बना के दें। अब जब वो घर बना रहा था तब गवर्नमेंट को जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनको रोकना चाहिए था, वो बनने नहीं देना चाहिए था। और जब घर बन चुका है, वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका है और फिर कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि आप इनको, क्योंकि ये इंक्रोच्ड हुआ है, या कोर्ट का या गवर्नमेंट का कोई हिंड्रेंस आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो अब वो इतनी वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने ऐलान किया था कि हफ्ते में 3 छुट्टियां होंगी और वजह यही थी कि माहौलियाती आलूदगी में कुछ कमी हो, जो स्मॉग का मसला पैदा हो रहा था उसमें कुछ कमी हो। अब दूसरा हफ्ता आ गया है, आज पीर है और 3 छुट्टियों के बावजूद अब तक लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लाहौर का मौसम बदल नहीं रहा? और ख़ास तौर पर बारिश के हवाले से पेशगोई तो की जा रही है कि बारिश होगी, लेकिन अब तक लोग खास तौर पर लाहौरी बारिश को तरस कर रह गए हैं। इस पे हम बात करेंगे। मोमी सलीम है माहिर माहौलियात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोमी। अच्छा मोमी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि दुनिया में इतने ज़्यादा बड़े बड़े शहर हैं और आलूदा तरीन शहर हैं। अगर हम चाइना के शहर की बात करें, इंडिया की बात करें, दिल्ली भी वहाँ पर आलूदा तरीन शहरों में रहा, या बाकी और मुल्कों में अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर इस रीजन में बात करें, तो लेकिन लाहौर अब तक आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पे है। ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी जो ममालिक हैं या बाकी जो सिटीज हैं वो उस रिस्क इंडेक्स से नीचे चली गई हैं। इसमें थ्रेटनिंग बात ये है कि लाहौर ऊपर जाता जा रहा है, मजीद ऊपर जाता जा रहा है। उसकी देखिए, हमने कमीशन, लाहौर कमीशन की रिपोर्ट भी देखी, उसमें बहुत सी अच्छी सिफारिशात थी। उसके अलावा बहुत से ऐसे इक़दाम हुकूमत ने किए हैं, जिस तरह ब्रिक किल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करने की कोशिश की है, या हमें जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कटेल करने के लिए उनको बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका बेसिक जो बुनियादी मुझे स्मोक का जो इशू समझ में आता है वो आपका फ्यूल की क्वालिटी है। चाहे वो आप इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी लेवल पे भी आप यूज कर रहे हैं, हमें उसको चेंज करने की, और ये अब लॉन्ग टर्म में हम नहीं डाल सकते, हम इसको जितना जल्दी हो सकता है उस पर लाएं। देखिए, ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल यूरो 5 इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन वो बहुत महंगा है। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स, आई मीन, मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत उसको सब्सिडाइज कर रही है कुछ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इस वक्त हमें बहुत जरूरत है कि हम ट्रांसपोर्ट को जो है वो कटेल करें और हम गाड़ियों को कम उनकी तादाद करें सड़कों के ऊपर, बजाय इसके
हम उनको फ्यूल के ऑप्शंस दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है वो आपकी इमिशंस भी बनाता है और वो आपकी ये सारी पोल्यूशन में भी ऐड करता है। तो लॉन्ग टर्म अब हम जो लॉन्ग टर्म है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त जो शॉर्ट टर्म था, स्कूल बंद कर दिए, ब्रिक को बंद कर दिया, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, अब वो कुछ अरसे में तो ठीक हो जाएगा। सर्दियों में हमें मालूम होता है और फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। ये पूरे साल में करने के काम हैं, जिसमें ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करने की जो मैं हर फोरम पे ये बात करती हूँ कि आप मास ट्रांजिट सिस्टम लाएं पूरे पाकिस्तान में। खुदा रहा हम लोग जिस सिचुएशन में इस वक्त रह रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये सब ये भी नहीं सह सकेंगी। और आई थिंक कि जितनी हमारी यंग पॉपुलेशन है 60%, हम उसको थ्रेटन कर दे रहे हैं, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को थ्रेटन कर रहे हैं। अच्छा मोमी, यानी कि आपकी बात का मतलब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो बाकी मुल्कों में जो आलूदा शहरों की लिस्ट में हैं वो इसलिए थोड़ा बेहतर लाहौर की निस्बत हैं कि वहाँ पर फ्यूल की क्वालिटी वो नहीं है जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है। नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि फ्यूल की क्वालिटी को आप डिफर करें, लेकिन आपकी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपकी लाहौर में आपको कॉम्पोजिशन ही अभी तक नहीं पता कि आपकी स्मोक की क्या है। छोटी छोटी रिसर्चेस भी हैं जिसमें कहीं ट्रांसपोर्ट को 40% कहा गया है कि उसकी वजह से है, कहीं हम ब्रिकेंस का कह देते हैं, कहीं हम हमसाया ममालिक में जो क्रॉप बर्निंग है या हमारे इधर है हम उसकी बात, उसके लिए भी थ्रेशर्स मंगाए गए जो इस तरह की चीजें। कहने से मुराद ये कि सिर्फ आप फ्यूल की आप क्वालिटी की मैं बात भी कर रही हूँ, लेकिन क्वांटिटी और उसको आप किस तरह से अल्टरनेटिव्स पे लेके आए ताकि आप फ्यूल का इस्तेमाल। मोमी आप ये भी देखें, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, ये हम सब कहते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है पाकिस्तान के जो फ़ज़ा है उसको साफ़ करना हम सब के लिए ज़रूरी है, और हम सब के लिए इस वक्त ज़रूरत भी है कि हम साफ़ सुथरी हवा में सांस लें। लेकिन इसके लिए फिर तो ये करना पड़ेगा कि अभी 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ रही है, फिर पूरा हफ्ता आपको कम से कम सब जो सेक्टर्स हैं बंद करने पड़ेंगे, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, वो बंद करनी पड़ेगी ताकि ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा सके, देखा जा सके कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है माहौलियाती तब्दीली में। नहीं, मैं ये नहीं थी कि आपको, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हम लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन, जिसमें हम मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रीज को फ्यूल की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ जो है रुझान देने की तरफ बात कर रही हूँ कि हम बजाय इसके कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के आज स्कूल बंद कर दिए, कल इंडस्ट्रीज बंद कर दी, हम पूरे साल इसके ऊपर एक ऐसा प्लान जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है लाहौर कमीशन रिपोर्ट के अंदर, कि हम वो जो लॉन्ग टर्म है उनके ऊपर पूरे साल में काम करें, जहां हम सिर्फ फ्यूल की शिफ्टिंग की बात ना करें। हमारा इसमें एक और बड़ी चीज जो शायद उस कमीशन में की रिपोर्ट में भी नहीं मौजूद, वो आपका शहरों का बेतरीक बढ़ना है। क्योंकि आप अपनी शहरों की प्लानिंग उस तरह नहीं कर रहे हैं। आप जैसा हमने देखा कि लाहौर में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज आई, फिर आपकी सड़कें कुशादा हो गई, फिर आपकी सड़कों के ऊपर आपने ज्यादा इनवाइट किया गाड़ियों को, फिर आपकी इंडस्ट्रीज वही है जहां करीब आपका जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं। आप साहिवाल कोल पावर प्लांट कह लें, हम अक्सर कोल की बात करते ही नहीं है इसके ऊपर कि ठीक है बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने शेल्फ कर दिए बहुत से कोल पावर प्लांट, ये बहुत अपलॉड करने की बात है, लेकिन जो इस वक्त साहिवाल में भी है या बाकी है, हम ये देखते ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जो है वो इस तरह के फ्यूल को जो है वो पुश कर रहे हैं, जो ऑफकोर्स माहौल के लिए बुरा है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो पूरे साल में हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मास ट्रांजिट आपको देना पड़ेगा लोगों को, जिसमें आपको इंडस्ट्रीज को जो आपके जोन्स हैं उनको अलहदा करना पड़ेगा। फिर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऑफ कोर्स वो फार्मर्स वाला तो ऑलरेडी हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम लिया है कि वो बर्निंग के बजाय उनको किराए पे जो है वो देते हैं थ्रेशर्स हैं या जो भी उनको मशीन्स हैं। तो ये सब वो लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशंस हैं उनको, ये तो आज से 4-5 साल पहले करने के काम थे। अब गवर्नमेंट को ये सिफारिशात कौन देगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उनकी जानिब से तो बार बार माहौलियाती एक जो बेहतरी है उसकी बातें की जाती रही हैं, इमरान खान साहब की जानिब से भी की जाती रही हैं, लेकिन अगर अभी भी स्मॉग की ये सूरत हाल है तो ये यकीनन हम सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कौन हुकूमत को ये सिफारिशात देगा या हुकूमत को बताएगा कि असल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? देखिए, स्मॉग कमीशन की जो रिपोर्ट है या स्मॉग कमीशन जो है उसको रिवाइव करें,
और आई थिंक कि वो एक इसके ऊपर टास्क फोर्स इस तरह की जो सिर्फ पॉलिसी ना बनाए बल्कि एक्शन की तरफ ज्यादा, जो आपको ऑलरेडी एक कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है, चाहे वो पिछली हुकूमत में आई है, जब भी आई है, लेकिन वो एक रिपोर्ट है, उसका एक्शन प्लान बनाएं, उसकी टाइमलाइन सेट करें। और आई थिंक अगर उसके अंदर और चीजें ऐड करने की जरूरत है तो उसको भी करें। और इसके अंदर सिविल सोसाइटी है, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके बाकी ऐसे बहुत से और लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको राउंड द टेबल बिठाएं और उनके साथ ये सारी बातें जो है डिस्कस करके, जैसा स्कूल्स को बंद करने के बजाय अगर हम स्कूल्स को एक ये कह दें कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दें बच्चों को, सही, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे इंडिविजुअल गाड़ियों पे जाएंगे उतना, अगर वो हम इस तरह भी कर्टेल कर सकते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठे। उस कमीशन की रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, अगर आप उसको रिवाइव करें और उनको एक्शन की तरफ कहें कि इसका एक्शन प्लान बनाए और उनको इम्प्लीमेंट पूरे साल में करें, सिर्फ सर्दियों में नहीं। अच्छा, तो अब आर्टिफिशियल रेन की भी बातें की जा रही थी, हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में शायद बारिश हो भी जाए, क्योंकि सर्दियों में हर साल बारिश होती थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ही इस मरतबा बारिश भी डिले हो गई है। लेकिन अगर बारिशें नहीं होती हैं तो क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल रेन की तरफ, या जो क्लाउड बर्स्ट की एक प्लानिंग कर रहे थे उस हवाले से इस तरफ जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये जो जियो इंजीनियरिंग वाले और इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आई थिंक इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो मतलब अनफॉर्चुनेटली बिजनेसेस जो हैं जिनको इस चीज का धचका लगता है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो चीजें लाएं, तो वो इस तरह के सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशंस ना सस्टेनेबल हैं, बल्कि ये मजीद बिगाड़ पैदा करते हैं। यूएई हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो आर्टिफिशियल रेन आज नहीं बहुत अरसे से अब उनका जो बेसिक क्लाइमेट है, जो लॉन्ग टर्म वेदर है, वो चेंज हो चुका है और वहाँ पे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अपनी बहुत सी फैमिली उधर है और मुझे मालूम है कि वो इस चीज से क्या जो है। तो आई डोंट थिंक आर्टिफिशियल रेन इज द सोल्यूशन। आपने देखें, आप कर ये रहे हैं कि आप पोल्यूशन से, आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जो इकोसिस्टम है उसको खराब कर रहे हैं, जो रेन पैटर्न है उसको खराब कर रहे हैं, जो बाकी अपना क्लेंजिंग का तरीका है एनवायरनमेंट का, आप उसको खराब कर रहे हैं। तो लेट्स रिवाइव, जो हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात करते हैं, जो इस दफा हम डेकेड भी शुरू किया है, पाकिस्तान से ही वो उसकी शुरुआत हुई, लेकिन दुनिया में अब इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का एनवायरनमेंट डे पे हम लोगों ने जो है पूरी दुनिया ने प्लेज किया है। तो इकोसिस्टम जो है आप इसी तरह से रिवाइव कर सकते हैं या उसकी रेस्टोरेशन कर सकते हैं जब आप नेचर बेस्ड सोल्यूशंस दें। अगर आप आर्टिफिशियल सोल्यूशंस लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको फायर बैक कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अब इस पे अगर देखा जाए तो हम इसमें एक मुल्क की कोशिश को तो नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक मुल्क कोशिश करेगा इस पे, तो फिर जो खित्ते के तमाम ममालिक हैं उनको कोशिश करनी होगी। लेकिन वो भी हमने देखा कि जब ये इंटरनेशनल समिट हुआ था वेदर के हवाले से, उसमें जो उसका लास्ट था वो क्या था, उन्होंने अफसोस के साथ उस समिट को ख़त्म किया था कि हम बगैर किसी नतीजे के इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी कोई भी जो उनकी बातें थी, तजावीज़ थी, मानने से इनकार कर दिया था। तो बाकी मुल्कों ने भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसे कहा होगा, यानी कि खित्ते के जो बाकी मुल्क हैं वो ही इस तरफ नहीं आना चाहते कि माहौलियाती तब्दीली को जो है रोक सकें या इसमें कुछ बेहतरी कर सकें। आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बात कर रही हैं, कॉप की बहरहाल उसमें बिल्कुल देखिए, कॉप हमेशा से, आज पिछले कितने सालों से कॉप, मतलब ये 26 थी प्रोबेबली, तो अगर आप देखें तो इतनी कॉप्स गुजर चुकी हैं। और पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, सब ने एग्री किया कि हम एमिशंस को कर्टेल करेंगे। लेकिन जब हम उनकी एनडीसीज देखते हैं तो हम देखते हैं जो कमिटमेंट्स हैं उनकी, वो देखते हैं तो वो उनमें इतना कोई खास, मतलब हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं की जरूरत है, एक्शन अभी की जरूरत है। बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि कॉप जैसे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रीजन्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी ग्लोबल गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट का। तो बिलाशुबा आपने बड़ा अच्छी बात की है कि हमें रीजन के अंदर भी इसके ऊपर कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और रीजनली हमें इन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। और फिर ऑफ कोर्स एज आई सेड कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है तो फिर आप ग्लोबली बात कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के, क्योंकि एनवायरनमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। हमें ये पता है कि
आम लोग जो हैं, आम लोग वो ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ एक ओजोन लेयर की जो एक इम्पॉर्टेंस है उसको जानते हैं। मतलब अगर आम लोगों को हम उनसे पूछे तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ एक ओजोन लेयर है जो कि सूरज की जो सख्त शुआएं हैं उनको ज़मीन तक आने से रोकती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी बन रहे हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर हमने आने वाले दिनों में इस पर कोशिश नहीं की तो मज़ीद कितनी गर्मी या शिद्दत की सर्दी है वो इस खित्ते में आ सकती है? देखिए, आपके लॉन्ग टर्म जो आपके वेदर पैटर्न है बेसिकली वो चेंज हो गया है। ये इस तरह से है कि जो आपके पहले जिस तरह, और जब हम लॉन्ग टर्म पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम ऑफ कोर्स ये भी बात कर रहे हैं कि आपकी क्रॉप जब पहले जिस सीजन में पकती थी, आपकी रेनफॉल के पैटर्न्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। आपकी हीट, जैसे आपने कहा, आपके टेम्परेचर्स बहुत चेंज हो गए हैं। मुख्तलिफ खितों में हमने देखा है कि एक्सट्रीम या तो सर्दियां आ जाती हैं या एक्सट्रीम गर्मियां आ जाती हैं, हीट वेव जैसी चीजें आती हैं। अब आपके जो डिजास्टर्स हैं, ड्राउट जैसे खुश्क साली है, तो इसको एक आम फहम जुबान में अगर इंसान को समझाने की एक आम लोगों को जरूरत है तो वो ये है कि ये अब आपकी जिंदगी के साथ मुंसलिक है। क्योंकि देखिए, आपका क्लाइमेट जो है वो आपकी जिंदगी को इस जमीन के ऊपर जो है वो रवा रखता है, और अगर आप उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो फिर आपका चाहे वो फूड हो, आप क्रॉप जैसे इंसान खाने के अलावा तो नहीं रह सकता, आपकी पानी है, आपकी और बहुत सी हवा है, ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट होती हैं। और एक खास टेम्परेचर है जिससे इंसान जिंदा रह सकता है, तो हम उस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, जो सिर्फ आपका गाड़ियों के धुएं से नहीं है, वो आपकी हर एक्टिविटी में कार्बन आपका जो है वो जनरेट हो रहा होता है। लेकिन जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा उसको एक्सेलरेट कर दिया, हमें वो कम करने की जरूरत है, जिसमें ऑफकोर्स बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ऑफकोर्स हम आसानी में, जिंदगी की आसानी के लिए हमने बहुत सी चीजें, जैसे हम AC लगाते हैं, फ्रिज हैं, आपकी ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट है, बाकी ऐसी चीजें जो कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो एक आम इंसान इसमें जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, बिल्कुल एक आम इंसान जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है उसको करना चाहिए। मोमी सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि लोग कूड़े को आग लगा देते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे फिजा में धुआं बढ़ जाता है। हम लोगों को लगता है कि शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम एक कर रहे हैं, हमें लगता है हम एक हैं, क्या पता उस इलाके में कितने लोग ये सब कुछ कर रहे हों, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, माहौलियाती तब्दीली भी आ रही है, स्मॉग में भी इजाफा हो रहा है। और लाहौर के लिए यकीनन ये तशवीशनाक बात है कि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अब भी पहले नंबर पर है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्रिकेट का बाजार गर्म हो गया है। PSL 7 की ड्राफ्टिंग भी मुकम्मल हो गई है गुज़श्ता रोज़, और तमाम कैटेगरीज के जो खिलाड़ी हैं उनको मुंतखब किया गया है। तो कैसी ये ड्राफ्टिंग रही और कैसा अब PSL जो 7 है उसका आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? इमरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो PSL 7 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हुई है उसके बाद अब जनवरी में PSL 7 का आगाज़ होगा, तो एक्साइटमेंट ज़ाहिर है अरूज पर है। और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं उनको भी बुक कर लिया गया है। जो PSL 7 के लिए तमाम टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान को चूज़ किया है, जबकि दीगर जो टीम्स हैं उन्होंने भी अपने अपने खिलाड़ियों को चूज़ कर लिया है। कुछ टीमों ने 8-8 खिलाड़ियों को चूज़ किया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और गालिबन एक और टीम ने अपने 7 खिलाड़ियों को, जो पहले खिलाड़ी थे, उन्हीं को कायम रखा है। अब PSL 7 में कौन कौन से हमें नए खिलाड़ी नजर आएंगे ये तो आने वाले सीजन में ही हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें गुज़श्ता जो मैचेस हुए, ख़ास तौर पर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जो ओवरऑल खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतर थी। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो PSL 7 होने जा रहा है उसमें भी खिलाड़ी उसी परफॉर्मेंस को अपने साथ लेकर चलेंगे। जो खिलाड़ी उस मैच में से अब जाएंगे PSL 7 में, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ये हम दुआ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आने वाले जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चलें PSL तो घर का खेल है ना, हम कह सकते हैं कि हमारे घर का खेल है, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली मैचेस खेलते हैं उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है।
इसलिए जब ये T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तानी जो टीम की परफॉर्मेंस थी ओवरऑल इसको सबने बहुत सराहा, सबने बहुत पसंद किया। और उसके बाद फिर बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया वो भी ज़बरदस्त था, वो भी जीत कर आए। तो अब PSL 7 होने जा रहा है, इसकी ड्राफ्टिंग भी मुकम्मल हो गई है। और साथ ही साथ अगर हम आपको ये बताएं कि जो इसकी कैटेगरीज़ हैं उसके हवाले से भी बताएंगे कि इसकी 7 कैटेगरीज़ हैं, उसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को डाला गया है, कौन से खिलाड़ियों को निकाल दिया गया है। इमरान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनसे रब्ता हुआ तो इस हवाले से कुछ डिटेल से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। PSL 7 की हम बात कर रहे थे कि उसकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है और खिलाड़ियों की सिलेक्शन भी हो गई है। तो हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, सुबह बखैर आप सबको। आपको भी सुबह बखैर। इमरान कैसे देख रहे हैं जो सिलेक्शन हुई है, खासतौर पर जो प्लैटिनम कैटेगरी की जो सिलेक्शन हुई है, किस तरह देख रहे हैं तमाम खिलाड़ियों को? देखिए, आपकी प्लैटिनम कैटेगरी से मेरे जहन में फौरी तौर पर कामरान अकमल आ जाते हैं। जिस तरह से उनकी कैटेगरी के ऊपर बातचीत हुई है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को किया है, ये यकीनी तौर पर उस खिलाड़ी के लिए जिसने PSL में अब तक बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके अदाद-ओ-शुमार बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि PSL की सतह उन्होंने कितनी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था। और एक बगैर किसी वजह से अगर आप किसी खिलाड़ी को इस हद तक उसको उसकी दर्जाबंदी में उसको इतना नीचे ले आएंगे ना, तो आप उसको उसके लिए खुद एक रास्ता उसको दिखा रहे हैं कि ये आपके जाने का रास्ता है, हमें आपकी जरूरत नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो कोई ऐसे खिलाड़ी तो नहीं है कि जिनको अपना आप साबित करने की जरूरत है या जिनको किसी के रहम की या किसी के ताउन की जरूरत है किसी भी कैटेगरी में आने की, किसी भी जगह पर पिक होने के लिए। तो उनका रद्द-ए-अमल बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। यही काम वो उससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इंतजार किया कि आखिर आखिरी शॉट को खेलना चाहते थे और उन्होंने खेली, जो कि बहरहाल पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नुक्ता निगाह से इस तरह से अगर हम उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस सीजन पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमत की है, मुल्क के लिए खेला है, PSL में जिस तरह से उनके साथ किया गया है वो नामुनासिब है। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का मयार बुलंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम हमारे टॉप प्लेयर्स, दुनिया के टॉप प्लेयर्स क्यों नहीं आते, हम अपने खिलाड़ियों को इसलिए सीनियर को बाहर कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल नहीं है। फिर ये जेम्स विंस का क्या मुस्तकबिल है, फिर ये जैसन रॉय तो अपने मुल्क की तरफ से नहीं खेलते हैं, ये फॉकनर भी अपने मुल्क की तरफ से नहीं खेलते हैं। फिर इस लिस्ट में और बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपने अपने मुल्कों की तरफ से तो नहीं खेलते हैं। क्या वहाँ पर जो उनकी लीग्स होती हैं, अगर बिग बैश की बात कर लें, अगर आप T20 ब्लास्ट की बात कर लें, आप IPL की बात कर लें या LPL की बात कर लें, यहाँ पर भी ये खिलाड़ी जाते हैं। तो इमरान, फिर इसका मतलब तो ये हमारा मजमूई रवैया हुआ ना कि हम बाहर की चीज़ को एक क्लास समझते हैं, चाहे वो जैसी मर्जी चीज़ हो, और अपनी चीज़ अच्छी भी हो तो हम कहते हैं कि नहीं ये शायद सेकंड क्लास है। तो हम लोगों ने ये सेकंड और फर्स्ट क्लास की दर्जाबंदी तो खुद की हुई है। देखिए, ये हमने बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि अगर तो एक पॉलिसी बनाई है ना कि जिन खिलाड़ियों का नेशनल टीम में मुस्तकबिल है, तो फिर उनको आप फिर दूसरे लोगों को भी वैसे ट्रीट करें कि अगर हमारे खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों से हमारे अपने खिलाड़ी कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर दूसरों से क्या सीखेंगे। और जब आप अपने खिलाड़ियों को वही अहमियत नहीं देते हैं, दूसरों को क्यों दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, सारी टीमें उठा के देख लें, यहाँ पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको चंद खिलाड़ियों के अलावा क्या नजर आता है। क्या आप देख रहे हैं कि वहाब रियाज को पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आप तो उन्हें खिलाते नहीं है। क्या शोएब मलिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप उन्हें खिलाते नहीं है, फिर आपने उन्हें पिक किया हुआ है। क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप उन्हें खिलाते नहीं है, फिर आपने उन्हें भी पिक किया हुआ है। इसी तरह से कई खिलाड़ी यहाँ पर आपको ऐसे नजर आएंगे। समीन गुल कितने अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेले हैं। तो बहुत सारे, आजम खान को आपने किस बुनियाद के ऊपर आप विकेट कीपर बनाकर उसकी कलाबाजियां लगवा रहे हैं, आप उसको सिंध से सदरन पंजाब में भेजे हैं, वहां से आप ट्रेड कर रहे हैं इफ्तिखार के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान। और फिर सबसे बढ़कर ये है, आप PSL के मौका पर
37 करोड़ की 2 ड्रॉपिंग पिचेस का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपको बाउंसी पिचेस मिल सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेलना थी तो आपने ड्रॉपिंग पिचेस पर 37 करोड़ लगा दिए। आयशा देखिए, 1 अरब रुपए के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था 2016 में। 1 अरब रुपए रखा गया था और उस 1 अरब रुपए का फायदा आप देखेंगे आज पाकिस्तान सुपर लीग कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। और हमने सिर्फ 2 शहरों के 37 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। और इससे ज्यादा बदकिस्मती ये है कि 5 महीने हो गए हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आप मयार कैसे बुलंद कर सकते हैं अपनी क्रिकेट का? आप अपनी लीग का मयार कैसे बुलंद कर सकते हैं जब आप अपने क्रिकेटर्स को उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे? आप उनको उनका महाना मुआवजा नहीं देंगे, वो कैसे क्रिकेट खेलेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी हो रही हैं जो कि जिनकी बुनियाद माजी में रखी गई थी और अभी तक वो सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक लाहौर कलंदर्स को देखें ना, तो जो एक खुशआइन चीज है कि वो जैसे तैसे भी हैं, कम अज कम अपने टैलेंट को तो प्रमोट करते हैं। मास खान है, चले जैसे भी हैं, समान हैं जैसे भी हैं, सैयद फिरुदौन हैं जैसे भी हैं, अहमद दानियाल हैं जैसे भी हैं, हारिस रऊफ हैं जैसे भी हैं, सोहेल अख्तर हैं जैसे भी हैं, कम अज कम अपने टैलेंट को तो प्रमोट करते हैं। तो लोगों में ये हौसला होना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों की अहमियत बढ़ाएं, उनकी कदर में इजाफा करें, उनकी कदर करें। ये तरीकाकार और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अहमद शहजाद नहीं आए, साहिबजादा फरहान नहीं आए, कामरान अकमल ने इनकार कर दिया, ठीक है, और आप बाकी खिलाड़ियों को रास्ते दिखा रहे हैं। मतलब हमारे जितने भी हमारे जो अपने मुल्क के खिलाड़ी हैं वो अगर पीएसएल में नहीं हैं और तमाम आप बाहर के खिलाड़ियों को ले आएंगे तो फिर तो पीएसएल तो ना हुई, वो तो इंटरनेशनल कोई भी क्रिकेट टीम हो गई। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का होना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो आप पॉलिसी बना रहे हैं अपने खिलाड़ियों को भी उसी पॉलिसी के ऊपर जांचें और गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी उसी पॉलिसी के ऊपर जांचें। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। अपने खिलाड़ियों से लीग बनती है ना, तो अपने खिलाड़ी नजर आने चाहिए और अपने खिलाड़ियों की तादाद में और उसकी क्वालिटी में, और जो आपने 3 साल में गुज़िश्ता 3 साल में किया है ना, इस पेपर को आप उठा के देख लें और किसी शख्स के पास चले जाएं, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये पीएसएल उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान खेल चुके, उस्मान कादिर पाकिस्तान खेल चुके, ठीक है, इसमें आप सुहेब मकसूद पाकिस्तान खेल चुके, आजम खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, जफर गौहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, शाहनवाज धानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आप बताएं आपने इसमें डाला क्या है? पाकिस्तान के लड़कों के लिए क्या डाला है? तो ये तो फिर बड़ा मामला हो गया ना इमरान कि आप अपने घर के फंक्शन में घर वालों से कहें कि तुम लोग साइड पे बैठो और पड़ोसियों से कहें कि तुम आके फंक्शन में रौनक लगाओ, तो ये तो ऐसा ही मामला हो गया। अच्छा चलें, ये तो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हो गई इमरान, लेकिन अगर हम अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जो खिलाड़ी पिक किए गए हैं, जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए हैं, गुज़श्ता मैचेस में जो हमने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी, उससे आपको क्या लगता है वो परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार रहेगी पीएसएल में, या अब जाहिर है हर खिलाड़ी मुख्तलिफ टीम में खेल रहा है तो वो परफॉर्मेंस का मेयार या उसका जो एक स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा? देखिए, अच्छी चीज जरूर है, उस्मान कादिर पेशावर में गए हैं, उन्हें खेलने का मौका मिलता है। सुल्तान की तरफ से उन्हें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिल रहा था इमरान ताहिर की मौजूदगी में। उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक आए हैं लाहौर कलंदर्स में, इनके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। ये बड़े बासलाहियत क्रिकेटर हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर नजर आते हैं, कासिम अकरम को भी मेरा ख्याल शामिल किया गया है, वो भी एक बढ़ते हुए बासलाहियत क्रिकेटर है। सैयद ताहिर उनको होना चाहिए। कई नौजवान खिलाड़ी इसमें जरूर आते हैं जिनके लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन मजबूत तौर पर और उस के सिलसिले को जारी भी रखा जाना जरूर चाहिए था। चले तो हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का, आपके तबसरे का भी कि अब पीएसएल जो होने जा रहा है इसमें खिलाड़ियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उस पर खिलाड़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन से, और आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, अनम की जानिब जाएंगे। अनम कैसी हैं आप? ओहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देखिए अभी हमने बिल्कुल सही बात कही थी। भूल जाते हैं एक दूसरे का हाल चाल पूछना, क्योंकि हम पहले पूछ लेते हैं ना, इसलिए हम ऑन स्क्रीन बेसिकली आप लोगों के लिए पूछते हैं, लेकिन हम पहले काफी देर गप्पे लगा चुके होते हैं। अच्छा जी, आज हम रूह अफ़ज़ा की किचन में बनाना चाह रहे हैं। रूह अफ़ज़ा जो है ऑरेंज जूस बनाएंगे, मगर थोड़े से जरा ट्विस्ट के साथ। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ट्विस्ट ये होगा कि उसके अंदर हमारा हमदर्द का जो है रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, उसमें हमदर्द की हनी ऐड करेंगे। जब किसी चीज़ में भी
आप हमदर्द की हनी ऐड करते हैं या कोई भी ड्रिंक ऐसा हो जिसके अंदर आप हमदर्द की हनी ऐड करेंगे, उसका क्या होता है कि टोटली फ्लेवर चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। जैसे हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि बनाना शेक आप बनाते हैं एक आम तरीके से बनाना शेक बनता है, सिर्फ बनाना डाला, दूध डाला और चीनी डाली और ब्लेंड कर दिया। लेकिन जब आप उसको थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है फ्लेवर चेंज हो जाता है। जैसे हम उसमें वनीला एसेंस हमने डाला था। जी, वनीला एसेंस डाला था हमने, थोड़ी आइसक्रीम डाली थी। और सबसे बेस्ट बात है, अगर आपके पास जैसे जो भी फ्रूट आप यूज करें, जैसे बनाना आइसक्रीम बड़ी इजीली अवेलेबल है अब मार्केट में, तो आप वो भी डालें तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज जो है हम रूह अफ़ज़ा ऑरेंज जूस बनाने जा रहे हैं। तो ऑरेंज जूस के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो है ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंजेस है। उसके बाद इसके अंदर ऑरेंज जूस जाएगा, इसमें चिया सीड्स जाएंगे, इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, स्लाइट सी, कोई ½ टीस्पून के करीब, सिर्फ फ्लेवर के लिए। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ब्लैक सॉल्ट, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जाएगा इसके अंदर। और सारी चीजों को इकट्ठे ब्लेंड करेंगे। और एंड में सिर्फ जो है, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रिजी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वाइट वाली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी क्लब सोडा जो होता है, सोडा वाटर जो होता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर देन आपके पास तीसरी ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली उसको पी सकते हैं। तो मतलब आप 3 वेज में आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम वही बात हम उस दिन भी कर रहे थे प्रोग्राम में कि ऑरेंजेस का मौसम आ गया है। बिल्कुल। और अब बस अगर घर में आपके ऑरेंज आ जाएं तो आपका दिल चाहता है एक खाने बैठे हैं तो 4-5 आराम से चले जाते हैं। अच्छा, ये आराम से चले जाते हैं। तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है मैंने चिया सीड्स को किया हुआ था। और अब इसके अंदर ये 2 ग्लास के करीब जो है ऑरेंज जूस चला जाएगा। मतलब तकरीबन 500 ml कह सकते हैं। जी, 500 ml कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी, तकरीबन ½ ग्लास के करीब। और थोड़ा अब इसके अंदर जाएगा ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट कितना डालना है? बस 2 टेस्ट डालना है आपने। अच्छा। अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी आप जितने भी ग्लास बना रहे हैं उस हिसाब से। और ये ½ टीस्पून जो है इसके अंदर शुगर चली गई। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड। आप इसके अंदर हनी भी डालने का कह रही थी। जी, हनी भी आप इसके अंदर मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो ऑरेंज जूस का कलर चेंज हो गया। ऑरेंज जूस का ऑरेंज जूस नहीं लग रहा, वो रूह अफ़ज़ा जूस लग रहा है। देखिए, वो रूह अफ़ज़ा तो है ना, फिर हमारा से बात है, क्योंकि उसके अंदर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जाएगा तो कलर जो है उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो कलर तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हाँ जी, अब ये थिक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले ½ ग्लास के करीब हम ये वाला जूस जो है ऐड कर देंगे। अच्छा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी आप जो है वो फ्रिजी ड्रिंक, इजीली अवेलेबल है, फ्रिजी ड्रिंक डालें, क्लब सोडा डालें, या आप डायरेक्टली भी इसको पी सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, वैसे हम किसी कैफे रेस्टोरेंट्स पे जाएं तो बीच में फ्रिजी ड्रिंक्स ऐड करते हैं जी, मतलब कोई भी जूस हो तो उसमें हम लोगों को लगता है पता नहीं कैसे बनाते होंगे, कैसे मुश्किल होता होगा। जब आपके सामने एक चीज आएगी, ऐसे ही बनता होगा, प्रेजेंट करेंगे जब आप उसके ऊपर, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये कौन सी ड्रिंक आ गई है सामने। हाँ। तो जब हम उसको ऐसे शेक करके पीते हैं हम सोचते रहते हैं। ड्रिंक्स का बहुत कल्चर हो गया ना, एक ट्रेंड हो गया है कि आपने कुछ डिफरेंट सी ड्रिंक पीनी है, वरना पहले होता था अच्छा जी 3 बोतलों के नाम होते थे वही पीनी है। अब तो बहुत सारी ड्रिंक्स आ गई हैं। अब क्योंकि अब हमारे पास वैरायटी ऑफ, लाइक अगर हम जाते हैं तो जाएंगे बाहर खाना खाने तो हम कहेंगे यार मार्गरीटा ले आए, इस तरह की मिंट मार्गरीटा ले आए, जब ये कोलाडा ले आए। जब हमारे पास घर में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है तो आपको बाहर से मार्गरीटा पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप रूह अफ़ज़ा मार्गरीटा बनाएं इजीली घर में, जो है सस्ते पैसों में, वही चीज जो आपने बाहर जाके 350-400 रुपए प्लस टैक्स में पीनी है, वही आप
मेरा ख्याल है कि 100 रुपए के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए बना सकते हैं। टैक्स आप कह रही हैं, अब तो प्लस टैक्स हो गया है, तो अब तो 600-700 रुपए की ड्रिंक ही हो जाती है, सिर्फ ड्रिंक ही हो जाती है। तो इसकी एक रेसिपी फिर से एक बार फिर से बता दें। सिंपल रेसिपी है, ऑरेंजेस लिए थे, उनको सीडलेस मैंने कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 ऑरेंजेस थे, उसमें 2 से 3 ग्लास ऑरेंज जूस किया है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब हमदर्द का मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, शुगर ऐड की है 1/2 टीस्पून, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया, साथ में चिया सीड्स ऐड किए थे, एंड में जो है फ्रिजी ड्रिंक डालकर जो है हमने अपना। अच्छा, चिया सीड्स जो है उनका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है ड्रिंक्स में। मुझे तो लगता है क्योंकि हम जब रूह अफ़ज़ा में भी जब पीते हैं तो वो यार बहुत अच्छा है इसका। लेकिन मैं जरा पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं, पता नहीं देखने में मुझे अच्छे नहीं लगते मुझे, क्योंकि इनका कोई जायका नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, कोई जायका नहीं होता। आप बस ऐसे पी रहे हो तो आपको लगेगा आप ड्रिंक ही पी रहे हो, बट मैं जरा थोड़ा सा अच्छा चलिए, हमारा आज का ड्रिंक भी रेडी है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें, कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।